हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं। आज हम गोल्जी बॉडी की डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ईआर की तरह गोल्जी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी सेल में और बहुत सारे फंक्शन ये परफॉर्म करता है, जो कि हमारे लिए, हमारी सेल के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इनिशियल से ही जो है गोल्जी बॉडी के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, गोल्जी बॉडी नाम से ही पता चल रहा है, गोल्जी साइंटिस्ट से रिलेटेड है, इस वजह से इसको जो है गोल्जी बॉडी नेम किया है। साइंटिस्ट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऑब्जर्व जो किया था एलेक्स जॉर्ज साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले इसको देखा था। उसके बाद में इसकी जो डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है वो जाता है कैमिलियो गोल्जी को। एक्चुअली सेल ऑर्गेनल की फॉर्म में जो है जो माना गया था वो कैमिलियो गोल्जी ने ही बताया था कि ये भी सेल का एक सेल ऑर्गेनल होता है। तो सारा क्रेडिट जो है कैमिलियो गोल्जी के ऊपर, इसलिए इसका नेम भी जो है कैमिलियो गोल्जी के नेम पे ही गोल्जी इसको दिया गया है, गोल्जी बॉडी। और भी अलग अलग साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इनका अलग अलग नेम दिया। गोल्जी बॉडी नॉर्मली अपन कहते हैं, गोल्जी अपरेटस भी इसको कहा जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसको कहा जाता है, डॉल्टन कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाता है, लिपोकॉन्ड्रिया इसको कहा जाता है, बेकर्स बॉडी इसको कहा जाता है, इडियोसोम इसको कहा जाता है, डिप्टियोसोम कहा जाता है। डिप्टियोसोम थोड़ा स्पेशल है, ध्यान रखें, प्लांट सेल के अंदर इसको डिप्टियोसोम कहा जाता है क्योंकि वहाँ अलग फॉर्म में ये पाया जाता है, अलग फॉर्म में ये मिलता है। कैमिलियो गोल्जी ने नर्व सेल के अंदर, आउल जो होता है उसके नर्व सेल के अंदर जो है इसको डिस्कवर सबसे पहले किया था, क्योंकि उसके अंदर इसकी साइज जो है थोड़ी बड़ी होती है, क्लियर जो है नजर आती है, तो वहाँ पर जो है इसको सेल ऑर्गेनल की फॉर्म में माना गया था। अब हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। देखिए, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये 4 स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वैक्यूल्स, वेसिकल्स। इन 4 स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। सिस्टर्नी ईआर में आपने जैसे पढ़ा है, सेम उसी तरह की होती है, ट्यूब्यूल्स भी उसी तरह की होती है और वैक्यूल्स भी उसी सेम वही होती है स्ट्रक्चर, और वेसिकल्स भी उसी तरह से होती है, बट यहाँ फंक्शन और उनकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट होती है। तो उसकी बात आज हम करने वाले हैं कि किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर जो है किस तरह से होती है। अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस रहेगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ ईआर रहेगी। और ईआर जो है उस ईआर के पास में ही इस डायरेक्शन में इस तरह से 6 to 10 सिस्टर्नी होगी और इन सिस्टर्नी को कवर किए हुए ट्यूब्यूल्स होगी, और ये एक अलग से स्ट्रक्चर होगी जिसे हम गोल्जी बॉडी कहेंगे। तो इसके पास में ही इसी से जो है रिलेटेड ये होती है, ईआर से रिलेटेड ये होती है, ईआर से ही की स्ट्रक्चर से जो है रिसेंबल ये करती है, तो उससे जुड़ी हुई जो है ये यहाँ पर एक अलग से स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को जूम करके अगर देखें तो इसके अंदर हमें 4 स्ट्रक्चर नजर आएगी, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे गोल्जी अपरेटस के स्ट्रक्चर की, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि जैसे ये ईआर होती है, ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ईआर है।
और ये गोल्जी बॉडी है, जीबी शॉर्ट में अपन लिखते हैं ER। स्टूडेंट्स इसमें से जो छोटी छोटी वेसिकल्स निकलती है और वो वेसिकल्स जो है रॉ मटेरियल के फॉर्म में जाती है और यहाँ से निकलकर वो गोल्जी बॉडी को जाती है। ठीक है, तो ये वाली जो फेस है इसकी, इस वाली जो कि ER की तरफ होती है उसको हम सिस फेस के नाम से जानते हैं। और यहाँ से बहुत सारी वेसिकल्स ER से निकलती है और वो इसमें जाती है। ER के अंदर रॉ मटेरियल बनता है, आपको पता है ER दो तरह की होती है, RER और SER। RER जो होती है उसमें प्रोटीन बनती है और SER में कार्बोहाइड्रेट और फैट बनता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन इन वेसिकल्स के अंदर पैक्ड होकर उसको ट्रांसफर कहाँ कर दिया जाता है, गोल्जी बॉडी में कर दिया जाता है। गोल्जी बॉडी की सिस फेस में कर दिया जाता है और यहाँ से वो इस जगह पे आती है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें। सिस्टर्नी मैंने बताया था कि 4 पार्ट इसके होते हैं। सिस्टर्नी होती है, सिस्टर्नी की जो नंबर होती है वो मिनिमम 4 होती है, मैक्सिमम 10 होती है। 4 to 10 के बीच में इसकी हो सकती है। 8 भी कई बुक्स के अंदर लिखा रहता है, 4 to 8 हो सकती है। ट्यूब्यूल्स जो है इसकी बहुत सारी नंबर इसकी होती है और इसके बीच में कुछ ब्लैंक जगह इसके अंदर पाई जाती है जिन्हें हम वैक्यूल्स कहते हैं। छोटी छोटी ब्लैंक पाई जाती है जिन्हें हम वैक्यूल के नाम से जानते हैं और ये यहाँ पर बहुत सारी वैक्यूल्स होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर सिस्टर्नी होती है और सिस्टर्नी को चारों तरफ से कवर किए हुए ट्यूब्यूल्स होती है। ये पूरी ट्यूब्यूल्स है, बहुत सारी ट्यूब्यूल्स है इसके अंदर, ये बहुत सारी ट्यूब्यूल्स है जो इसको पूरी तरह से कवर करके रखती है। और इसके अंदर छोटे छोटे ब्लैंक स्पेस होते हैं जिनको हम वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। और वेसिकल्स इस डायरेक्शन में भी होती है और इस डायरेक्शन में भी होती है। इधर से रॉ मटेरियल ER से लेके आती है और ER से फिर ये आगे इधर इस रॉ मटेरियल का मॉडिफिकेशन होता है इसके अंदर, यानी ये रॉ मटेरियल जो है मॉडिफाई होता है और मॉडिफाई होके फिर ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में यहाँ पर बदल जाता है जो कि यूजफुल होता है प्लांट के लिए, सॉरी सेल के लिए। सेल के लिए एक्सटर्नली भी यूज हो सकता है, इंटरनली भी उसका यूज हो सकता है। तो यहाँ से रॉ मटेरियल लिया, फिर उसका मॉडिफिकेशन किया और कौन कौन सा मॉडिफिकेशन इसके अंदर होता है हम आगे बात करेंगे इसके फंक्शंस में, कि यहाँ पर लिपिड, प्रोटीन ये सब मिलकर कौन कौन से मटेरियल बनाते हैं, वो सब बात करेंगे अपन उसके अंदर। बट आप अभी तो इतना समझ लीजिए कि ER से रॉ मटेरियल आता है, गोल्जी बॉडी के अंदर जाता है और फिर वहाँ पर उसका मॉडिफिकेशन होता है, फिर से उसको इसकी ट्रांसफेस, इस वाली फेस जो होती है इसको सिस फेस कहते हैं और इस वाली फेस को हम ट्रांसफेस कहते हैं। ट्रांसफेस पे मॉडिफिकेशन हो जाता है और मॉडिफिकेशन होने के बाद इन वेसिकल्स के अंदर ये भर के और ये इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ निकल जाती है। ठीक है, और यहाँ से इसको पर्टिकुलर जिस जगह पे भेजना होता है जहाँ पर इसकी नीड होती है, पर्टिकुलर प्रोटीन बनाई जाती है, पर्टिकुलर लिपोप्रोटीन बनाई जाती है, फॉस्फोलिपिड बनाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के कंबाइंड सब्सटेंस यहाँ पर बनाए जाते हैं, कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बनाई जाती है, फॉस्फोलिपिड्स बनाए जाते हैं। तो ये सब जो है इनको जिस लोकेशन पे पहुंचाना होता है वेसिकल के थ्रू वहाँ पर भेज दिया जाता है। अब एक और चीज यहाँ पर रह गई, वो है पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर। इतने सारे नेम जो दिए गए हैं इसके इसी वजह से दिए गए हैं कि बहुत सारे स्ट्रक्चर ये शो करती है, पॉलीमॉर्फिज्म ये शो करती है। यानी इसके 10 नेम मैंने बताया अभी आपको, और वो 10 नेम इसी वजह से होते हैं क्योंकि ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है स्ट्रक्चर इसकी होती है, जिसे हम पॉलीमॉर्फिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट चीज आती है इसमें गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस। गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस भी होता है जो इसके चारों तरफ इस तरह से यहाँ पर होता है, यानी गोल्जी बॉडी को चारों तरफ से कवर किए हुए एक सब्सटेंस यहाँ पर प्रेजेंट होता है जिसे हम गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। और ये गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस क्या करता है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, कि गोल्जी बॉडी का जो ये वाला एरिया है, जिसे इसका ये वाला एरिया है, अपने एरिया को इसमें लिमिटेड रखता है और इस एरिया के अंदर दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स को नहीं आने देता है। केवल किसको आने देता है? ये वेसिकल्स को आने देता है। वेसिकल्स को छोड़कर दूसरे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो इसके अंदर नहीं आ पाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए आप। सिस्टर्नी
4 to 8 इसको कवर किए हुए ट्यूब्यूल्स रहती है। फिर इस ट्यूब्यूल्स के बीच में नई नई जगह पे जो है खाली प्लेस होते हैं, खाली जगह होती है जिन्हें हम वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। और वेसिकल्स होती है जो ईआर से आती है, इसके अंदर मर्ज होती है और फिर यहाँ से बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, बेसिकली ये 4 स्ट्रक्चर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी और इनकी फंक्शंस वगैरह उनके क्या है वो अब हम आगे की तरफ पढ़ेंगे कि ये सब मिलकर किस तरह से डिफरेंट टाइप के जो वर्क होते हैं उन वर्क को किस तरह से परफॉर्म करने का काम करती है।